मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी थी तत्व और यौगिक के बारे में। मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था कि जो पदार्थ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट आपको समझाए थे। उसके रासायनिक पदार्थों के बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, हमने शुद्ध के बारे में बात करी थी और शुद्ध को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तत्व और यौगिक। तो हमने तत्व के बारे में बात करी थी। तत्व को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ओके, तो हमारा टॉपिक चल रहा था यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको पता है, एक यौगिक अगर बोला जाए तो वह पदार्थ होता है तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलके, मतलब एक तरीके से अनुपात में उसको रासायनिक तौर पे संयोजन किया जा सकता है और संयोजन से ही वो बना होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। अब इसका उदाहरण आपको बताया जाए, जैसे कि जल। आपने सुना होगा जल एक यौगिक है, यौगिक पदार्थ बोला जाता है जल को। मतलब जल किससे बना होता है, जल बना होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको हम H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। अगर बोला जाए आपसे कि दूसरा, हाँ, इसका एक सेकंड उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किससे मिलके बना होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो ये किससे बना हो गया, ये एक या एक से अधिक, मतलब 2 तत्वों से मिलके बना है सोडियम क्लोराइड। अब आता है आपका एक और एग्जांपल है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन से मिलके वो बना होता है। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है SO2। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जल, ठीक है, ये आपका हो गया, जल हो गया। तो जल में क्या हुआ आपका कि H आपका इतना है और यहाँ सेकंड H हो गया और इसको O। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें किसकी है, सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें हाइड्रोजन की। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो इसका हमने सूत्र क्या रखा, H इसमें 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया, H इसमें 2 हो गया, तो हमने क्या रखा, H2O। H 2 बार है और O सिर्फ 1 बार है, तो H2 और O, इसका हमने इसको सूत्र रखा और इसका सूत्र H2O ही होता है जल का। यहाँ पे आपको समझ लेना है। इसमें हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2 है और ऑक्सीजन का अनुपात ओनली 1 है, तो इसीलिए इसका सूत्र क्या होगा, H2O। अब आता है आपका कि अशुद्ध और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका मतलब क्या होता है। ठीक, तो आपको पता है अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का मतलब यही हुआ कि जब पदार्थ के जो कण होते हैं अगर वो अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण बोला जाता है। मतलब अशुद्ध पदार्थ जो मिश्रण होता है जिसमें एक या एक से अधिक कण मिले होते हैं। और जो जैसे कि आपका समुद्र का पानी और जो मिट्टी होती है, जो वायु होती है, तो उसमें एक या एक से अधिक कण मिले रहते हैं। अब यहाँ पे मिक्सचर की परिभाषा क्या हुई, मतलब अशुद्ध की परिभाषा यहाँ पे क्या हुई, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। तो अगर बताया जाए आपको, जब अगर देखा जाए 2 या 2 से जो अधिक शुद्ध पदार्थ हैं वो किसी भी अनुपात में मिले और उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। जैसे जल हो गया और आपका नमक का घोल हो गया और वायु में गैसों का मिक्सचर हो गया, तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हुए। इसमें घटक जो है, घटक पदार्थों का एक तरीके से गुण विद्यमान है, इसमें विद्यमान करता है। अगर बात करी जाए इसके प्रकार की, तो आप यहाँ पे जानेंगे इसके प्रकार के बारे में भी काफ़ी अच्छे से। आपको पता है कि जो मिश्रण का प्रकार होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखेंगे, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट बहुत ही इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर के जो प्रकार होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे समांगी मिक्सचर और विषमांगी मिक्सचर। तो समांगी मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको पता है समांगी मिश्रण मतलब ऐसे मिश्रण जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अवयव होते हैं ना वो उपस्थित होता है, उसमें जो प्रेजेंट होता है, परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
नमक और जो पानी का जो मिश्रण होता है, जैसे मिश्र धातु हो गया, तो इसमें क्या होता है, अगर आप पानी में नमक को मिलाते हैं तो क्या आप उसमें देख पाएंगे कि कितना नमक हमने उसमें मिलाया है, मतलब कितने, तो आप उसे अच्छे से नहीं देख पाएंगे। अगर विषमांगी मिश्रण की बात करी जाए तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक जो अवयव होते हैं वो उपस्थित होते हैं, परंतु उसमें अलग अलग देखा जा सकता है, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तेल और पानी का मिक्सचर, तेल और पानी का, अगर आपने क्या करा कि अगर आप एक गिलास में पानी लेते हैं और आप उसी में क्या डालते हैं, आप उसमें तेल की कुछ बूंदें डाल देंगे। ठीक, ये आपने क्या लिया, इस गिलास में एक पानी ले लिया और इस पानी में ऊपर से आपने कुछ तेल की बूंदें डाल दी, तो तेल की बूंदें आपको साफ दिखाई देंगी कि हाँ आपने इसमें तेल की बूंदें डाली हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विलयन के बारे में कि आखिर विलयन क्या होता है। तो आपको पता है, अगर विलयन की बात करें, विलयन मतलब दो या दो से जो अधिक पदार्थ होते हैं और जो उसकी जो समांगी मिश्रण मैंने आपको बताया, विलयन जो होता है, जैसे विलयन ठोस और आपका द्रव हो गया, गैस हो गया, तीनों जो अवस्थाएं में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठोस में होगा। तो विलयन जो हो सकता है वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। अब जो विलयन के जो कण होते हैं ना, वो एक तरीके से समांगिता होते हैं, और ये यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ लेना है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको बताया जाए, हम क्या करते हैं, अगर हम पानी में नमक को डालते हैं तो जो समान रूप से घुल पच जाता है। ठीक है, जो पानी है, पानी में अगर हमने नमक डाला तो वो समान रूप से घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या होगा, नमक का जो स्वाद है वो हर जगह पानी में एक समान होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नमक और जो पानी है उसके कण समान रूप से एक तरीके से वितरित हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ये हम यहाँ पे समझा हमने विलयन। अब आता है आपके जो विलयन के जो भी भाग होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है विलयन के भागों के बारे में। तो विलयन के जो भाग होते हैं उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है विलायक, क्या होता है, एक होता है आपका विलायक, और जो सेकंड होता है वो आपका होता है विलय। ठीक, तो ये एक हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ लेना है इसके बारे में। अगर इसके बारे में बात करी जाए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया ब्लैक के बारे में, तो फर्स्ट ब्लैक क्या होता है। अब ब्लैक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जो ब्लैक होता है मतलब जो बिलियन है, अब बिलियन में क्या होता है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम ब्लैक बोलते हैं। अब विलय जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा जो होती है वो कम होती है उसे हम लोग विलय बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीनी और जो जल का जो विलयन होता है, जैसे विलायक कौन हो गया, इसमें जल हो गया, अब विलय कौन हो गया, चीनी हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको समझ लेना है आपको। होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। देन आपका आता है कि जो विलयन के गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि जो विलयन होता है, विलयन एक तरीके से समांगी मिश्रण होता है, और इसका जो कण होता है ना, इसका कण का जो व्यास होता है वो आपका जैसे कि 1 हो गया, और आपका इसलिए हम इसको काफ़ी आंखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि 10-9 इसका होता है, इसको हम अपनी इजीली आंखों से नहीं देख पाते हैं। अब आपका आता है कि इसके कारण क्या होता है, विलयन के कारण जो प्रकाश है, मतलब जो कण प्रकाश है वो किरणों को फैलाते नहीं है, और प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे समझ लेना है कि क्या होता है, इसमें छानने की जो विधि है उसके द्वारा जो विलय है, विलय कणों को एक तरीके से विलयन में उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जो विलयन है, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात जो विलयन है वो स्थायी रहता है। अब विलयन की सांद्रता के बारे में अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा यहाँ पे कि जो विलयन है, विलयन के किसी भी निश्चित मात्रा में जो घुले हुए जो विलय पदार्थ हैं, ठीक है, उसकी मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की सांद्रता बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। बहुत इजीली हमने यहाँ पे जान लिया। आपको पता है कि यूट्यूब पे हम लोगों की क्लास लेने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि मैं आपको क्लास देती हूँ तो आप सोचते हैं कि बुक में भी हम पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि विलयन की सांद्रता क्या होता है, तो इसमें यहाँ पे आपको इतना डीपली बताया गया है, लेकिन मैंने आपको 2 लाइन में ही इसको एक्सप्लेन कर दिया। और ये इससे क्या हुआ, इससे आपको बेनिफिट हुआ, आपका टाइम भी बचेगा, आपको इजीली समझ भी आएगा, और फिर विद एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। और कोई भी डाउट रहता है तो आप इजीली पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते, फिर मैं आपको क्लास देने के बाद में मैं इससे रिलेटेड आपको कोई
डाउट आपका नहीं क्लियर करने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप डाउट्स को इजीली क्लियर भी कर सकते हैं। आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको ये भी समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करती हूँ मिश्र धातु के बारे में। यहाँ पे देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि जो विलय पदार्थ है, मतलब विलय हमने नमक लिया, मैंने आपको नमक और जल का समझाया था काफ़ी अच्छे से। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया, आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, ठीक। तो अब आपका आता है यहाँ पे कि अगर हम थोड़ा सा जान लेते हैं मिश्र धातु के बारे में। तो आपको जो पता है मिश्र धातु मतलब जो ऐसे पदार्थ जो धातु में समांगी मिश्रण होता है, जिन्हें भौतिक द्वारा तैयार जो अवयव होते हैं उनके पृथक में नहीं किया जा सकता। जैसे पीतल, ठीक है। पीतल किससे मिलकर बना होता है? जस्ता और तांबा से। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसकी मात्रा होती है? सबसे ज़्यादा मात्रा होती है इसमें तांबा की, क्योंकि इसमें 70% तांबा होता है, ठीक है। और जो जस्ता होता है वो सिर्फ कितना होता है? ओनली 30%। कितना होता है? 30% इसमें जस्ता होता है, और जो तांबा होता है वो आपका होता है 70%। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हुई? 70 की। और 70 क्या है? तांबा। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मतलब मिक्सचर क्या करता है? मिक्सचर अपने घटकों के गुणों को एक तरीके से दर्शाते हैं और जो पृथक पृथक संगठन रखते हैं। अब आता है आपका निलंबन। आखिर ये क्या होता है? तो इसके बारे में भी हम लोगों को बात कर लेना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी इससे रिलेट करके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अगर बात करी जाए, जो निलंबन होता है ना, एक तरीके से विषमांगी मिश्रण है, और इसे विलय पदार्थों के कण जो क्या करते हैं, कण घुलते नहीं हैं, जिसमें एक तरीके से मध्यम में निलंबित रहते हैं। अगर एक बात यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि इसमें जो भी निलंबित कण हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं, और इसके शांत छोड़ने से जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन क्या दिखाई देते हैं? अस्थायी हमें दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली से समझ लेना है, और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। मतलब अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताया जाए, मिट्टी और पानी का घोल, मतलब छानन की विधि द्वारा जो कण होते हैं ना, कणों का जो मिश्रण होता है उसको अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। एक होता है आपका कोलाइडल विलयन। क्या होता है कोलाइडल विलयन? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये क्या होता है? आपको पता है कि जो निलंबन होता है उसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है, जो कणों का आकार होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है, और समान रूप से ये फैलते होते हैं। अब जिसके कारण जो मिश्रण है वो एक तरीके से समांगी प्रतीत होता है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है उसकी, ये विषमांगी मिश्रण ही होता है, लेकिन हमें प्रतीत होता है समांगी। जैसे दूध और जैम, ठीक है। दूध हो गया, जैम हो गया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं। इसके प्रभाव कैसे पड़ते हैं, क्या क्या पड़ते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ, वेट। तो अगर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल प्रभाव के बारे में मैं आपको बताऊं, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जो एक तरीके से कोलाइडल होते हैं उसके कण जो होते हैं वो छोटे आकार के कारण हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण में काफ़ी आसानी से इसको फैला देते हैं। इस प्रकार जो प्रकाश की किरण है वो फैलना एक तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहा जाता है, इसको टिंडल प्रभाव। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, किसका प्रभाव होता है, ठीक है। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें, तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमें अपनी डेली यूज़ की लाइफ में हम उसको देख रहे हैं। जैसे जल का वाष्प बनना, अब जलकर लकड़ी का राख बन जाना। अब क्या होता है बरसात में, क्या होता है, जैसे कि इस टाइम पे बारिश हो रही है काफ़ी, तो बारिश के टाइम पे जो लोहा वगैरह होता है जो खुला पड़ा रहता है तो उस पर जंग लग जाना, पानी का जमकर बर्फ़ बन जाना, और बर्फ़ का पानी बन जाना। नॉर्मली सी बात है, हम डेली यूज़ में देखते भी हैं, फ्रीज़र में पानी रखते हैं तो वो बर्फ़ जम जाता है, फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं तो वो वापस से पानी बन जाता है। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आखिर क्यों होते हैं, आखिर ये होते क्या हैं, इसके बारे में क्यों बात कर लेना चाहिए ना हमें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो भी अगर आप देखेंगे इसमें, तो जैसे कि अगर प्रकृति है और प्रकृति में कोई भी प्रक्रिया होती है, तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया कराते हैं और उस पदार्थ में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है।
पदार्थों की अवस्था में जो भी परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ है, पदार्थ के जो भी संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो अगर बोला जाए आपसे एक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के रूप में चेंज हो जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जलना एक परिवर्तन है। जलना परिवर्तन कैसे है आपको पता है कि जलना परिवर्तन हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? तो आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों का जो संगठन हो रहा है, ठीक है, संगठन में परिवर्तन होता है और हम नया पदार्थ पाते हैं इससे। साथ ही रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन आ जाते हैं, बहुत ही इसीलिए डेली में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होगी। सो अगर मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक, अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको घुमाने वाला है आपके माइंड को। ओके, तो आपको अगर बोला जाए कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता ही देती हूँ। आप बोलेंगे कि एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो अगर मोम है, मोम जल के ऊष्मा और प्रकाश का CO2 देती है, ठीक है। कुछ मात्रा में जो मोम होता है वो पिघल भी जाता है। मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो वो हमें सूर्य भी देती है, ऊष्मा, मतलब हमें क्या देती है, वो प्रकाश देती है, ऊष्मा देती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ टाइम कुछ जो बूंदें होती हैं, कुछ जो मोमबत्ती होती है वो पिघल के नीचे इकट्ठी हो जाती है। उस ठोस पदार्थ को अगर पिघला के उसको मोमबत्ती के स्ट्रक्चर में फिर से खड़ा किया जा सकता है। तो भौतिक और रासायनिक, मतलब मोम के जलने की जो प्रक्रिया है उसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन घुमाने वाला था और होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आया होगा। तो हम इसके दोनों ही परिवर्तन इसमें मोमबत्ती के इसमें होते हैं। काफ़ी अच्छे से चैप्टर आपको समझ आया होगा। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है अब, और कोई भी डाउट रहता है पूरे चैप्टर में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा सकूँ। एग्जाम्पल्स मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जो आप डेली यूज़ में यूज़ भी करते हैं और सभी के ऑलमोस्ट घरों में यूज़ होते हैं ये, जैसे नमक चीनी का घोल। तो सारी चीज़ें आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3rd चैप्टर के बारे में बात करूँगी। और 3rd चैप्टर आप पहले से ही घर पे पढ़ लेना एक बार। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी अच्छे से तब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो काफ़ी अच्छे आपको समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ाई भी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।